हाय, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं कॉमर्स फंडामेंटल। आज का जो टॉपिक है हमारा वीडियो का वो रहेगा ड्यूपॉन्ट एनालिसिस। ड्यूपॉन्ट एनालिसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं जो कॉमर्स और मैनेजमेंट से रिलेटेड है। ये जो क्वेश्चन पर्टिकुलरली लिया गया है वो लिया गया है एस्टेट से, तो एस्टेट में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ड्यूपॉन्ट एनालिसिस इज नॉट रिलेटेड विद, किसी से रिलेटेड नहीं है, ये आपने बताना है। अगर आप चाहें तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख सकते हैं या फिर वीडियो के एंड तक इसका वेट भी कर सकते हैं। वीडियो के एंड में मैं इसका आंसर दूंगा। तो देखिए हमारे पास ड्यूपॉन्ट एनालिसिस है क्या। ड्यूपॉन्ट एनालिसिस ब्रेक डाउन द आरओई। यहाँ पर हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं आरओई को, यानी रिटर्न ऑन इक्विटी को ब्रेक डाउन करते हैं कि कॉर्पोरेट जो है वो कैसे इंक्रीज कर सकते हैं अपने शेयर होल्डर की वेल्थ को। आरओई को कौन कौन से फैक्टर हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं, अगर हम उन्हें समझ ले तो हम अपने शेयर होल्डर की वेल्थ को बढ़ा सकते हैं। तो आरओई को हम क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर आरओई जो है वो बहुत सारे फैक्टर से इफेक्टेड होता है। यहाँ पर हमारे पास जैसे कि हमने छोटे छोटे फैक्टर्स लिए हैं, जैसे कि हमारे पास एसेट इफेक्टिवनेस हो सकता है, प्रॉफिटेबिलिटी हो सकता है और लीवरेज हो सकता है। इन टॉपिक्स को हम वीडियो के दौरान समझेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं कि हमारे पास ये ड्यूपॉन्ट एनालिसिस कहाँ से आया। ड्यूपॉन्ट एनालिसिस एक मैनेजमेंट कंट्रोल डिजाइन किया था अमेरिकन कंपनी जिसका नाम था ड्यूपॉन्ट कंपनी, और इस चार्ट को इस वजह से ड्यूपॉन्ट कंट्रोल चार्ट बोला गया है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, आरओई को ब्रेक करते हैं। यहाँ पर आरओई का मतलब है नेट इनकम डिवाइड बाय इक्विटी, या फिर हम शेयर होल्डर फंड भी कह सकते हैं। यानी आरओई का मतलब यही हुआ कि हम जितना इक्विटी शेयर होल्डर है वो अपना रिटर्न कितना कमा रहे हैं, और हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव रहता है वो आरओई को इंक्रीज करना रहता है। हम चाहते हैं कि आरओई हमारा इंक्रीज हो। अगर हम आरओई को यानी इनकम डिवाइड बाय इक्विटी है इसे मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें टोटल एसेट से, यानी हमने टोटल एसेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, अगर ये कट भी करे तो आंसर तो सेम रहेगा। इस तरह से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से नॉर्मली फार्मूले पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। और हम इसे रीअरेंज करें तो रीअरेंज करने पर हमारे पास कुछ ऐसा रिजल्ट निकल कर आएगा। इस तरह से हमने क्या किया है, यानी हमारे पास इक्विटी जो है उसको हम इधर की तरफ ले गए और टोटल एसेट जो है उसको इस तरफ ले आए हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो रिजल्ट तो सेम ही रहेगा आरओई का, बट इससे हमारे पास दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल कर आते हैं। क्या इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल कर आते हैं, ये जो हमारे पास नेट इनकम डिवाइड बाय टोटल एसेट है इसको हम रिटर्न ऑन एसेट कह सकते हैं, और टोटल एसेट डिवाइड बाय इक्विटी जो है इसको हम फाइनेंशियल लीवरेज कह सकते हैं। रिटर्न ऑन एसेट का मतलब ये है कि हम अपनी एसेट पर कितना कमा रहे हैं, हमारी एसेट जो है कितनी इफेक्टिवली यूटिलाइज की जा रही है। अगर हमारी एसेट इफेक्टिवली यूटिलाइज की जाएगी तो हम ज़्यादा अच्छा कमाएंगे, हमारा आरओई जो है वो बढ़ेगा। और फाइनेंशियल लीवरेज का मतलब ये है कि हम अपने डेट फंड को किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। डेट फंड को जितना ज़्यादा इफेक्टिवली इस्तेमाल करेंगे तो आरओई बढ़ेगा। बट डेट फंड के साथ ये प्रॉब्लम है कि अगर हम बहुत ज़्यादा डेट फंड को इस्तेमाल कर लें तो हमारे आरओई पर इसका, ये रिटर्न ऑन इक्विटी पर इसका नेगेटिव इंपैक्ट भी आ सकता है। इस तरह से हमने पहले स्टेप में आरओई को दो चीज़ों में ब्रेक किया है, पहला है रिटर्न ऑन एसेट और दूसरा है फाइनेंशियल लीवरेज। आगे चलते हैं तो आगे हम ये देख पा रहे हैं, अब यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर आरओए का मतलब है रिटर्न ऑन एसेट। रिटर्न ऑन एसेट का जो फार्मूला था हमारे पास नेट इनकम डिवाइड बाय टोटल एसेट था, और अगर हम इसे रिवेन्यू से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो बेसिकली यहां पर फार्मूले पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि हम एक दूसरे से इसको कैंसिल कर सकते हैं, और मैं इसे रब कर देता हूं। अगर हम इसे रीअरेंज करें, रीअरेंज करने पर हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, तो यहां पर हमने क्या किया है, नेट इनकम डिवाइड बाय रेवेन्यू और रेवेन्यू डिवाइड बाय टोटल एसेट। कहने का मतलब इस रेवेन्यू को हम आगे और इनकम को हम पीछे की तरफ लेकर आए हैं। तो इससे हमारे पास कुछ रिजल्ट निकल कर आता है। रिजल्ट क्या निकल कर आता है, देखिए हम इसे यानी नेट इनकम डिवाइड बाय रेवेन्यू जो है इसे नेट प्रॉफिट मार्जिन कह सकते हैं, और दूसरा हमारे पास रेवेन्यू बाय टोटल एसेट जो है इसे एसेट टर्नओवर कह सकते हैं। नेट प्रॉफिट मार्जिन का मतलब ये है कि हमारा प्रॉफिट मार्जिन कितना है, हम कितना सेल पर कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, हमारा प्रॉफिट परसेंटेज कितना है। और हमारे पास एसेट टर्नओवर का मतलब ये रहेगा कि हमारी एसेट जो है वो कितना इफेक्टिवली इस्तेमाल हम कर पा रहे हैं। अगर हमारा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता है तो आरओई भी बढ़ेगा, और एसेट टर्नओवर अगर हम अच्छा करते हैं तो इस तरह से भी आरओई हमारा बढ़ेगा। तो अल्टीमेटली अब हमारे पास जो आरओई है, यहां पर आरओए की बात कर रहे थे, जो आरओई है, आरओई हमारे पास क्या हो जाएगा,
आरओई में यहाँ पर हमने एक और फैक्टर को ऐड कर लिया। जब हमने इस फैक्टर को आरओए को 2 फैक्टर में डिवाइड किया तो हमारे पास यहाँ फाइनेंशियल लीवरेज तीसरा हो गया। अब यानी आरओई जो है, जो नेट प्रॉफिट मार्जिन, यानी हमारा नेट प्रॉफिट कितना बढ़ता है या घटता है, उससे आरओई भी बढ़ता है। अगर प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा तो आरओई भी बढ़ेगा। और एसेट टर्नओवर मींस हम अपनी फिक्स एसेट को कितना इफेक्टिवली एफिशिएंटली इस्तेमाल कर पा रहे हैं। अगर हम फिक्स एसेट को इफेक्टिवली इस्तेमाल कर पा रहेंगे, इससे हमारे पास आरओई भी हमारा बढ़ेगा। और फाइनेंशियल लीवरेज हम जितना अच्छा कर पाएंगे, इससे भी हमारा आरओई डायरेक्टली रिलेटेड है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 3 स्टेप्स में हमने आरओई को ब्रेक कर दिया है। आगे हम और थोड़ा सा समझते हैं, इनको थोड़ा फर्दर समझते हैं। देखिए, जो हमने सबसे पहले बात की नेट प्रॉफिट मार्जिन की, यहां पर प्रॉफिट मार्जिन का मतलब प्रॉफिटेबिलिटी से है। ड्यूपॉन्ट मॉडल जो है यहां पर ये देखता है कि हमारा प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का जैसे जैसे इंक्रीज होगा और वैसे वैसे हमारा कैश फ्लो बढ़ेगा, जो कि एक फर्म के लिए अच्छा है। और जितना कैश फ्लो बढ़ेगा, कंपनी आरओई भी उतना ही ज्यादा कमा पाएगी। मींस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो भी इंक्रीज होगा। दूसरा हमारे पास है एसेट टर्नओवर। एसेट टर्नओवर जो हमारा रेशियो डिपिक्ट करता है, वो फाइन एसेट इफेक्टिवनेस को डिपिक्ट करता है। मींस हम कितनी एफिशिएंटली हमारी कंपनी की एसेट्स को इस्तेमाल कर पा रहे हैं। अगर कंपनी अच्छी तरह से एसेट को इस्तेमाल कर पाएगी तो उसका आरओई इंक्रीज होगा। बट अगर कंपनी अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाएगी तो आरओई उसका अच्छा नहीं होगा। बट यहाँ पर यह भी देखा गया है अक्रॉस द इंडस्ट्रीज जो आरओई रेशियो है वो अलग अलग रहता है, क्योंकि डिपेंड करता है किस इंडस्ट्री में है। कुछ इंडस्ट्री जो है स्पेसिफिकली वो आरओई का ज़्यादा अच्छा इस्तेमाल कर पाती हैं, मींस हमारी एसेट्स का ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल कर पाती हैं, बट कुछ इंडस्ट्री नहीं कर पाती हैं। लास्ट में हमारे पास है फाइनेंशियल लीवरेज। यानी लीवरेज का मतलब यहाँ पर है हम डेट फंड का किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। नॉर्मली डेट फंड का जो है एसेट्स को खरीदने में इस्तेमाल करना चाहिए। द कंपनी शुड स्टिक बैलेंस इन द यूज ऑफ डेट। डेट को इस्तेमाल करने में बहुत ज़्यादा बैलेंस होना चाहिए। डेट ना ही बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा कम इस्तेमाल करना चाहिए। अगर कंपनी डेट को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लेती है तो हो सकता है उसका नेगेटिव साइन भी हो। दस, डेट शुड बी यूज टू फाइनेंस दी ऑपरेशंस एंड ग्रोथ और ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। इस तरह से हमारा ड्यूपॉन्ट एनालिसिस में हमने 3 स्टेप ब्रेकेज किया है, बट इसे हम आगे भी ब्रेक कर सकते हैं। इसे भी हम थोड़ा और समझ लेते हैं। देखिए, यहां पर हमारे पास जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है, इसका फॉर्मूला हमारे पास नेट इनकम डिवाइड बाय रेवेन्यू था। बट अगर हम इसे ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीआईटी और ईबीटी डिवाइड बाय ईबीटी करते हैं, यहां पर ईबीटी का मतलब है अर्निंग बिफोर टैक्स और ईबीआईटी का मतलब है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्योंकि जो हमारा प्रॉफिट मार्जिन है वो हमारे टैक्स पर और अर्निंग बिफोर टैक्स का मतलब इंटरेस्ट पर, दोनों ही चीजों पर बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। तो यहां पर अगर हमें रीअरेंज इसे करें तो हमारे पास क्या रिजल्ट निकल कर आते हैं। देखिए, रीअरेंज करने पर हमारे पास ये रिजल्ट निकल कर आते हैं। तो हमारे ईबीआईटी डिवाइड बाय रेवेन्यू, ईबीटी डिवाइड बाय ईबीआईटी और हमारे पास नेट इनकम डिवाइड बाय ईबीटी है। अब हम इसे देखें तो ईबीआईटी बाय रेवेन्यू जो है ईबीआईटी मार्जिन रहेगा, यानी यहां पर हमारे पास नेट प्रॉफिट मार्जिन था। तो यह नेट प्रॉफिट मार्जिन में ईबीआईटी मार्जिन का मतलब है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मार्जिन हमें पता चल जाएगा। मींस हमारे पास टोटल सेल में से अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है। और यहां पर हमारे पास ईबीटी डिवाइड बाय ईबीआईटी करें तो इंटरेस्ट बर्डन पता चलेगा। मींस हम हमारे नेट प्रॉफिट में से कितना पार्ट इंटरेस्ट के रूप में पे कर रहे हैं, और नेट इनकम डिवाइड बाय ईबीटी का मतलब है यहाँ टैक्स बर्डन, और हम नेट प्रॉफिट में से कितना पार्ट टैक्स के रूप में पे कर रहे हैं। अगर हमारे पास टैक्स बर्डन ज्यादा है, यानी परसेंटेज प्रॉफिट जो टैक्स है वो ज्यादा है, तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। और जो इंटरेस्ट बर्डन है वो भी ज्यादा है तो भी प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। मींस हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन है वो इन दोनों फैक्टर पर भी डिपेंड करता है। आगे हम चल के देखते हैं। तो आरओई हमारा क्या रहेगा, ईबीआईटी मार्जिन मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट बर्डन मल्टीप्लाई बाय टैक्स बर्डन, और बाद में हमारे पास मल्टीप्लाई बाय एसेट टर्नओवर एंड मल्टीप्लाई बाय फाइनेंशियल लीवरेज। इस तरह से हमारे पास आरओई को इफेक्ट करने वाले ये सभी फैक्टर है। इस तरह से हमने 5 स्टेप में हमारे आरओई को ब्रेक किया है। तो अब इसे हम समझते हैं। यहां पर देखिए, हमारे पास सीधे सीधे फार्मूले हैं। ईबीआईटी मार्जिन का ईबीटी डिवाइड बाय रेवेन्यू, ईबीआईटी डिवाइड बाय रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट बर्डन मींस ईबीटी डिवाइड बाय ईबीआईटी, टैक्स बर्डन इसका मतलब है नेट
इनकम डिवाइड बाय ईबीटी, और एसेट टर्नओवर रेवेन्यू बाय टोटल एसेट, और फाइनेंशियल लीवरेज के लिए हम टोटल एसेट डिवाइड बाय इक्विटी करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो एक ईबीटी आईटी नजर आ रहा है, इसको हम इससे कैंसिल कर सकते हैं, और यहाँ पर ईबीटी को ईबीटी से कैंसिल कर सकते हैं, और हमारे पास रेवेन्यू को इस रेवेन्यू से कैंसिल कर सकते हैं, और टोटल एसेट को इस टोटल एसेट से कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास अल्टीमेटली आरओई फार्मूला बनता है नेट इनकम डिवाइड बाय इक्विटी। अब देखिए तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल कर आते हैं हमारे पास ड्यू पॉइंट एनालिसिस से। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये निकल कर आता है कि कंपनी शुड अंडरस्टैंड वेदर द कंपनी इज जनरेटिंग प्रॉफिट। कहां से प्रॉफिट जनरेट कर रही है? क्या वो अपने अक्रूल इंटरेस्ट से जनरेट कर रही है प्रॉफिट, या फिर वो डेट फाइनेंसिंग से कर रही है, या फिर रेजिंग इक्विटी से कर रही है? मींस वो कैसे अपने प्रॉफिट को रेज कर रही है, प्रॉफिट को कैसे बढ़ा रही है। अगर वो अपनी अक्रूल इंटरेस्ट से कर रही है तो प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा, डेट फाइनेंसिंग को यूज करके प्रॉफिट को कैसे बढ़ाया जा सकता है, इक्विटी को रेज करके प्रॉफिट को कैसे बढ़ाया जा सकता है। इन चीजों को समझने में हमारा ड्यू पॉइंट एनालिसिस मदद करता है। और इसके अलावा बाय मेजरिंग एंड हाईलाइटिंग दोज अंडरलाइन रियलिटीज इट बिकम इजियर टू एनालाइज एंड इंप्रूव देम। मीन्स हमें पता चल जाता है कि हम कहां से और अपने डिसीजन को कहां पर यानी ज्यादा सेंटर रखें, कहां पर हम लैग कर रहे हैं। इससे हमारे पास आसान हो जाता है चीजों को समझना, और हम अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए, आरओई को बढ़ाने के लिए ज्यादा अच्छा वर्क कर पाते हैं। ड्यू पॉइंट मॉडल इज अ ग्रेट इंपॉर्टेंस बिकॉज इट डज नॉट जस्ट वांट टू नो what return on equity, it allows you to identify the specific variable are causing the ROE in the first place। मीन्स ये केवल सिर्फ ये जानने में मदद नहीं करता कि हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है, ये इसके पीछे के वेरिएबल्स को भी जानने में मदद करता है। तो अब हम ये कह सकते हैं कंक्लूजन में कि हमारे पास जो ROE है, अगर हमारे पास नेट प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता है या फिर एसेट टर्नओवर बढ़ता है, मींस हमारा प्रॉफिट मार्जिन या एसेट टर्नओवर बढ़ती है, मींस एसेट टर्नओवर का मतलब ये है कि हम हमारी एसेट को कितना इफेक्टिवली इस्तेमाल करते हैं, एक गुड साइन है। दूसरी तरफ अगर हम फाइनेंशियल ओनली ड्यू टू फाइनेंशियल लीवरेज, यानी सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल लीवरेज का इस्तेमाल करते हैं, तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। और अब हमारे पास लास्ट में है जो हमने शुरू में क्वेश्चन किया था, ड्यू पॉइंट एनालिसिस इज नॉट रिलेटेड विद डिविडेंड यील्ड रेशियो से हमारा ड्यू पॉइंट एनालिसिस रिलेटेड नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं किसी और क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए पीस।